Hello and welcome to Study IQ. So I received a request on Facebook page. One of the students requested me to make a video on Indian currency. So I have made this video. This is a very comprehensive video, and ये video कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना है. You need to watch it 2 to 3 times to be confident. इंडियन करेंसी आप जानते हैं, इंडियन करेंसी रुपी है. वैसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनका करेंसी रुपी है, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपी, श्रीलंका श्रीलंका रुपी. देयर आर अमटीन कंट्रीज, बट दे ऑल आर डिफरेंट. उनके नोट अलग हैं, उनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो अलग है. जैसे हमारा जो रुपी का सिंबल है वो ये है, ये आप जानते हैं. ये 2010 में भारत सरकार ने ये सिंबल लिया था. इससे पहले जब भी हमको रुपी लिखना होता था तो हम या तो RS लिखते थे या RE लिखते थे. तो इससे थोड़ा सा एक प्रॉपर सिंबल होना चाहिए था. कई बार ये भी पूछ लेते हैं ये रुपी का ये जो सिंबल है ये बनाया किसने. ये बनाया उदय कुमार. ये IIT गुवाहाटी में पढ़ाते थे. उदय कुमार. एक ऑनलाइन कंपटीशन अरेंज किया गया था जिसके अंदर बहुत सारे रेस्पॉन्स आए थे. 3000 से ज़्यादा रेस्पॉन्स आए थे और फाइनली ये सिलेक्ट कर लिया गया था. तो देखते हैं हमारा करेंसी के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जान लेते हैं. देखिए, सबसे पहले जो करेंसी है वो पेपर यानी नोट के रूप में छापनी शुरू हुई 18th सेंचुरी में. और प्राइवेट बैंक जैसे बैंक ऑफ तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं. सबसे पहले जो नोट छापना स्टार्ट किया पेपर के रूप में, नोट के रूप में, वो छापना स्टार्ट किया 18th सेंचुरी में बैंक ऑफ बंगाल ने. प्राइवेट बैंक्स ने पहले स्टार्ट किया. बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन्होंने सबसे पहले नोट छापे पेपर के रूप में. और उसके बाद आया पेपर करेंसी एक्ट 1861 का. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट छापना स्टार्ट किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली हो गई, एक अधिकार हो गया कि सिर्फ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नोट छापेगी. तो 1861 में आया था पेपर करेंसी एक्ट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट छापती रही 1935 तक. उसके बाद आप जानते हैं 1935 में बन गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट छापने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. 1938 में 10,000 रुपये का भी डिनोमिनेशन का नोट छापा जा रहा था. इंडिया वॉज प्रिंटिंग बैंक नोट्स ऑफ ₹10,000 and the ₹5 note was the first paper currency issued by RBI. RBI ने जो सबसे पहला नोट छापा, इट वॉज पेपर करेंसी, वो था ₹5 का नोट. इट वॉज इन जनवरी 1938. इसके ऊपर जो पोर्ट्रेट था वो था जॉर्ज द 6th का. और उसी साल करेंसी नोट छापने लगे 10 रुपये के, 100 रुपये के, 1000 के और 10,000 के. दे वर ऑल्सो इशूड बाय द RBI. 1946 में 1000 रुपये का और 10,000 रुपये का नोट डिसकंटिन्यू कर दिया गया टू कर्ब अनअकाउंटेड मनी. देखिए, नोट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा ही एक तरह से ब्लैक मनी आसान हो जाता है. ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता है. लेकिन नोट की जो डिनोमिनेशन जितने छोटे होंगे उतना ब्लैक मनी मुश्किल होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ का काला धन इकट्ठा कर रखा है और उसे वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और सिर्फ 10 रुपये के नोट अवेलेबल हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 रुपये के नोट के कितने सारे बंडल इसको 100 करोड़ बनाएंगे. तो इसको कम से कम 100, 200, 500 गाड़ियाँ भर के भेजनी पड़ेंगी, तब 100 करोड़ के नोट होंगे. तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है कि काले धन को रोकने का एक तरीका है कि डिनोमिनेशन को कम कर दिया जाए. लेकिन वो उतना प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट के डिनोमिनेशन कम कर देंगे, बड़े नोट्स होंगे ही नहीं. मान लीजिए 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500 रुपये के, इनके नोट्स अवेलेबल ही नहीं है, 1000 रुपये के नोट्स अवेलेबल ही नहीं है. तो क्या होगा? तो हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि नोट छोटे हैं. इससे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और हर रोज़ लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हमें करने पड़ते हैं. इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाएगी. तो इसलिए ये इतना प्रैक्टिकल तरीका नहीं है. उसके बाद दीज वर देन री इंट्रोड्यूस्ड. 1946 में हमने 1000 और 10,000 रुपये के नोट छापने बंद कर दिए थे. 1954 में हमने दोबारा 1000 और 10,000 के नोट छापने स्टार्ट कर दिए और इस बार हमने 5,000 रुपये का नोट भी छापना स्टार्ट कर दिया. यानी 1954 में हमने 1000 रुपये का नोट भी छापा, 5,000 का भी और 10,000 रुपये का भी. और फाइनली फिर 1978 में हमने ये तीनों छापने बंद कर दिए.
So according to the RBI Act of 1934, Section 22, RBI has the sole right to issue banknotes of all denomination. RBI Act 1934 में आया था, उसके हिसाब से उसके सेक्शन 22 में लिखा है कि आरबीआई के पास ही सिर्फ बैंक नोट छापने का एक अधिकार है. इट हैज़ द सोल राइट. आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइन करना नोट को, प्रोडक्शन करना, उनका मैनेजमेंट करना of the currency of India with the goal of ensuring an adequate supply of clean and genuine notes. Responsibility for coinage. दूसरा अब मैं बात करता हूँ, ये तो मैं पेपर नोट्स की बात कर रहा था, दूसरी मैं बात करता हूँ सिक्कों की. सिक्कों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, आरबीआई की नहीं है. और ये कॉइनेज एक्ट के हिसाब से है. वैसे सबसे पहले कॉइनेज एक्ट आया था 1906 में, लेकिन इसको बार बार चेंज करते रहे हैं और लेटेस्ट 2011 वाला कॉइनेज एक्ट था. तो इसमें भी यही बात की गई है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉइनेज की वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ना कि आरबीआई की. आरबीआई की, लेकिन जो नोट हैं, जो पेपर के नोट्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की. सो आरबीआई एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट विच मियरली डिस्ट्रीब्यूट्स द कॉइन इन द मार्केट. आरबीआई का रोल सिर्फ इतना है कि सरकार के कहने पे वो मार्केट में कॉइन्स को, सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बस. तो देखते हैं अभी प्रेजेंट डिनोमिनेशंस कौन कौन से हैं बैंक नोट्स के. ये सारा का सारा डेटा मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लिया है, आप भी वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं. मैं किसी भी पर्सन को जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है उसको हमेशा ये बोलता हूँ कि आरबीआई की जो वेबसाइट है उसे ज़रूर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में खोल के देखे. और जो आरबीआई मंथली या हर 15 दिन में कई बार रिव्यू करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, उस पर भी नज़र रखे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं अभी कौन कौन से नोट छापे जा रहे हैं. अभी एट प्रेजेंट नोट्स इन इंडिया आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 500 और 1000. इन नोट्स को बोलते हैं बैंक नोट और ये इशू होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक से. और प्रिंटिंग ऑफ नोट 1 रुपये और 2 रुपये के बंद कर दिए गए हैं और इनकी बजाय, क्योंकि ये इनके सिक्के चला दिए गए हैं, 1 रुपये और 2 रुपये सिर्फ सिक्कों के रूप में ये अवेलेबल हैं, नोट के रूप में नहीं है. द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 हैड ऑल्सो बीन डिसकंटिन्यूड. 5 रुपये का नोट भी बीच में छापना बंद कर दिया था, लेकिन उसको डिसाइड किया गया था कि वो रीइंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है वो इन द इकोनॉमी. सेकंड, आरबीआई हैज़ इशूड करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, 20, 50, 100, 500 एंड 1000. अभी जो चल रहे हैं नोट वो ये हैं करंटली, ये मैं करंट की बात कर रहा हूँ एकदम, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000. और ये आरबीआई 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है. ये है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जिस एक्ट को मैं प्रीवियस स्लाइड में डिस्क्राइब कर चुका हूँ. अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 10,000 से ऊपर का नोट आरबीआई नहीं छाप सकता. सो व्हाट आर द प्रेजेंट अवेलेबल डिनोमिनेशन. अब सिक्कों की बात करते हैं. सिक्के इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल हैं. अवेलेबल हैं 10 पैसे का, 20 पैसे का, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये. 50 पैसे तक के जो सिक्के हैं, यानी 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, इन्हें बोलते हैं स्मॉल कॉइन, छोटे सिक्के. और 1 रुपये और उससे ऊपर वालों को बोला जाता है रूपी कॉइन्स. अभी करंटली मैं बात करूं तो जो सिक्के बन रहे हैं वो बन रहे हैं 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 और 10. नेक्स्ट, कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1000 इन टर्म्स ऑफ द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011. सिक्के 1,000 रुपये तक के छापे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011. 1 रुपये का सिक्का आप जानते हैं बंद कर दिया था सरकार ने, लेकिन उसको डिसाइड किया कि दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जाए. ये कॉस्ट फैक्टर की वजह से बंद किया था. जो छापने का जो कॉस्ट आता है 1 रुपये को, वो 1 रुपये से भी ज़्यादा का आता है, इस वजह से सरकार को नुकसान हो रहा था. नेक्स्ट, कैन बैंक नोट्स एंड कॉइन्स बी इशूड ओनली इन दीज डिनोमिनेशंस. क्या बैंक नोट और सिक्के दोनों इन्हीं डिनोमिनेशन में छापे जा सकते हैं, इशू किए जा सकते हैं? नॉट नेसेसरी. द रिजर्व बैंक कैन ऑल्सो इशू नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1,000 रुपी, 5,000 एंड 10,000 रुपी एज any other denomination that the central government may specify. There cannot though be notes in denomination higher than 10,000 in terms of the current provision of the RBI Act of the 1934, and coins can be issued up to the denomination of ₹1,000. So ये वही लिखा है जो मैंने पहले बताया, 10,000 रुपये से ज़्यादा का नोट और 1,000 रुपये से ज़्यादा का सिक्का आरबीआई नहीं छाप सकता है. इसके अलावा आरबीआई
इनमें के अलावा भी कोई सिक्का छाप या नोट छाप सकता है, प्रोवाइडेड इट इज रेटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्पेसिफाई. नेक्स्ट, तो जो छोटे और बड़े सिक्के हैं दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे जो दस्तखत होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी उसको साइन करता है. और 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट हैं वो साइन करता है आरबीआई का गवर्नर. तो आरबीआई का गवर्नर आप जानते हैं अभी रघुराम राजन है, तो अभी उसके साइन होंगे. उससे पहले मिस्टर सुब्बा राव थे, उससे पहले मिस्टर वाई वी रेड्डी थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो डिटर्मिनेशन एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस. आरबीआई नोट छापता किस सूरत में? कभी आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि अगर आरबीआई के पास नोट छापने की परमिशन है तो वो जितने चाहे नोट छाप सकता है, तो सबके घरों में ही लाख लाख 2-2 लाख रुपए होंगे बोरे भर के. ऐसा संभव नहीं है. आरबीआई के प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो किन सूरतों में नोट छाप सकता है, और ये बहुत ज़्यादा टाइटली मॉनिटर्ड रहता है. सो आरबीआई बेस्ड ऑन द डिमांड रिक्वायरमेंट इंडिकेट द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ द बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड ईच ईयर टू द गवर्नमेंट विच गेट फाइनलाइज आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन करते हैं. उसके बाद रुपए की जो वॉल्यूम है और वैल्यू वो डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से नोट छापते हैं. और बैंक नोट कितने छापे जाने हैं वो इन चीज़ों पर निर्भर करता है. बैंक नोट की रिक्वायरमेंट कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कितना है, इन्फ्लेशन कितना है. सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट्स, ये इसी प्रेजेंटेशन में आप अगली स्लाइड में देखेंगे ये क्या होते हैं. म्यूटिलेटेड नोट और सॉइल्ड नोट ये वो नोट्स हैं जो बेकार हो चुके हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं. तो ये मैं डिटेल में कवर करूँगा. उसके अलावा रिजर्व स्टॉक रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, तो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि आरबीआई नोट कितने छापेगा. तो अगला देखते हैं नोट और कॉइन प्रोडक्शन. नोट 4 प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं. एक नासिक में है, देवस में है, मैसूर और सल्बोनी. और जो कॉइन है वो कहाँ पे बनते हैं? कॉइन की मिंटिंग 4 मिंट्स में होती है. जो पहला है मुंबई, दूसरा नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद. ये सारे आपको याद रखने हैं. और करेंसी सर्कुलेशन, आरबीआई जो करेंसी ऑपरेशन करता है अपनी 19 ऑफिसेस से करता है जो इन लोकेशंस पर लोकेटेड हैं. इनके नाम याद रखने जरूरी नहीं है. इसके अलावा आरबीआई के करेंसी चेस्ट भी होते हैं. करेंसी चेस्ट होता है, आरबीआई कुछ बैंक्स को परमिशन देता है कि वो आरबीआई की मदद से, आरबीआई की परमिशन से नोट्स बांट सकता है. उनको बोलते हैं करेंसी चेस्ट. इसको मैं आगे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा. तो करेंसी चेस्ट देखते हैं सबसे पहले क्या होता है. आरबीआई ने कुछ कमर्शियल बैंक्स को और या कुछ स्केड्यूल्ड बैंक्स को परमिशन दी हुई है कि वो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आरबीआई के बिहाफ पे. तो वो नोट्स भी और कॉइन्स भी दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई. सो बेसिकली वो एक स्टोर हाउस का काम करते हैं आरबीआई के लिए, जहां ये रखे जा सकते हैं. These chest branches are expected to distribute the banknotes and rupee coins to other bank branches in their area of operation. Next, let's take a look at small coin depot. Small coin आप जानते हैं, small coin क्या होते हैं? 50 पैसे तक के जो कॉइन्स होते हैं उनको स्मॉल कॉइन्स बोलते हैं. सो सम बैंक ब्रांचेज आर ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई टू एस्टेब्लिश स्मॉल कॉइन डिपो टू स्टोर स्मॉल कॉइन्स विच विल डिस्ट्रीब्यूट द कॉइन्स इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन. तो बेसिकली आरबीआई का काम आसान करते हैं, क्योंकि आरबीआई अपने हेडक्वार्टर से पूरे इंडिया में नोट्स नहीं बांट सकता, इसीलिए वो कुछ बैंक्स को परमिशन देता है. तो उनको बोलते हैं करेंसी चेस्ट. और छोटे कॉइन्स को बांटने के लिए जिसको परमिशन दी है वो है स्मॉल कॉइन डिपो. अब देखते हैं वो नोट जो खराब हो जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं. सबसे पहले होते हैं सॉइल्ड नोट्स. मैं इससे पहले ये बताऊं क्या होते हैं, मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं. ये डायग्राम भी मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लिया है. ये देखिए, ये नोट कितने गंदे हो चुके हैं. ये सारे बार बार यूज़ कर करके जो नोट्स गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, वो सॉइल्ड नोट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो देखते हैं इनके साथ आरबीआई क्या करता है या आप क्या कर सकते हैं. सॉइल्ड नोट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं. सॉइल्ड नोट्स वो होते हैं जो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो बिकेम डर्टी बहुत ज़्यादा यूसेज के कारण, या स्लाइटली कट इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 एंड अबव, या 10 रुपये और उससे अधिक के जो नोट्स हैं वो थोड़े से कट जाते हैं. और जो विच आर इन 2 पीसेस, जो 2 पीसेस में हो जाते हैं, लेकिन जो कट है वो नंबर, जो नोट का नंबर है उसके ऊपर से नहीं होना चाहिए. अगर मान लीजिए ये कोई नोट है और ये नोट में ये नंबर लिखा है नीचे, तो ये जो कट है ये इसमें से पास नहीं होना चाहिए. यहाँ से हो सकता है, किसी और एरिया से हो सकता है, लेकिन नंबर में से नहीं. उनको बोलते हैं सॉइल्ड नोट्स. सॉइल्ड नोट को आप एक्सचेंज कहाँ करा सकते हैं? इन नोट्स को आप किसी भी पब्लिक सेक्टर ब्रांच, बैंक की ब्रांच में करा सकते हैं. करेंसी चेस्ट यानी
करेंसी चेस्ट क्या होते हैं? करेंसी चेस्ट वो बैंक हैं जिनको आरबीआई ने अनुमति दी हुई है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया, वहाँ पे आप इनको एक्सचेंज करा सकते हैं, या आरबीआई के ऑफिस में जहाँ से आरबीआई नोट्स को इशू करता है वहाँ पे आप इनको बदलवा सकते हैं। याद रखिए, नोट बदलवाने के लिए किसी फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाइए, सॉइल्ड नोट अपना दीजिए और बदले में पूरा पैसा वापस ले लीजिए, फुल वैल्यू। इनके बदले कोई भी पैसा काटा नहीं जाएगा। अगर आप कोई सॉइल्ड नोट है 10 रुपये का तो वो वापस कर रहे हैं तो बदले में 10 ही रुपये मिलेंगे। तो ये हैं सॉइल्ड नोट्स। अगला देखते हैं दूसरे तरह के नोट्स। ये होते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स। म्यूटिलेटेड नोट्स क्या होते हैं? पहले मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा दूं। ये फ़ोटो भी मैंने आरबीआई की वेबसाइट से ली है। ये देखिए, ये नोट, ये कितने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट जगह पे ये फट चुके हैं, इनको जोड़ा जा गया है। कहीं ये 2 रुपये का नोट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, ये यहाँ से देखिए पूरा फटा हुआ है, यहाँ पे ये इतना पार्ट मिसिंग है इसका। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है म्यूटिलेटेड नोट्स की। म्यूटिलेटेड नोट्स वो होते हैं, या तो वो पीसीज में होंगे, 2 से ज़्यादा। कोई अगर नोट है और मान लीजिए 2 या 3 हिस्सों में टूट गया है तो वो एक म्यूटिलेटेड नोट कैटेगरी में आएगा। और वैसे भी जो शब्द म्यूटिलेटेड है इसका मतलब क्या होता है? म्यूटिलेशन से आता है, यानी किसी चीज़ का कटना, म्यूटिलेशन। असेंशियल पोर्शन मिसिंग होते हैं नोट के। या म्यूटिलेटेड नोट वो होता है जिसमें जो असेंशियल पोर्शन मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट के। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं? जैसे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, या गारंटी, या प्रॉमिस क्लॉज, या सिग्नेचर, गवर्नर का सिग्नेचर, या अशोक स्तंभ, या गांधी जी की फ़ोटो, या वाटरमार्क। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है नोट में से तो वो भी म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में आएगा। म्यूटिलेटेड नोट्स को भी एक्सचेंज वहीं पे कराया जा सकता है जहाँ पे सॉइल्ड नोट्स, मैंने जो पिछली जैसे करेंसी चेस्ट हो गया या पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया एट्सेट्रा। लेकिन एक्सचेंज वैल्यू इनकी फुल भी हो सकती है और पार्ट भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा किस लेवल तक का ये नोट खराब हो चुका है। और वो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, उसमें इतना हम इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे वो क्या गाइडलाइंस है। लेकिन ये याद रखना है, सॉइल्ड नोट्स की जो वैल्यू है वो पूरी मिलती है और म्यूटिलेटेड नोट्स की फुल भी मिल सकती है और थोड़ा सा पार्ट में भी मिल सकती है। उसके अलावा एक अनदर एक्सचेंज फैसिलिटी है म्यूटिलेटेड नोट्स के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रिपल लॉक रिसेप्टिकल, TLR। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ट्रिपल लॉक रिसेप्टिकल। सो पुट द म्यूटिलेटेड नोट्स इन अ TLR कवर along with details and deposit it in the TLR box at RBI issue office. Amount will be returned by means of a bank draft or pay order. आपको कोई म्यूटिलेटेड नोट लेना है, उसको एक कवर मिलेगा, उसके अंदर डाल देना है और TLR बॉक्स में छोड़ देना है। उसके बाद जितना भी वो उचित समझेंगे, इसके बदले आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट से या पे ऑर्डर से। तो ये है म्यूटिलेटेड नोट्स। इसके अलावा एक्सेसिवली सॉइल्ड ब्रिटल या बर्न्ट नोट्स, यानी जले हुए नोट्स या बहुत ही ज़्यादा डर्टी ऐसे नोट जिनमें कुछ पहचान में ही नहीं आ रहा है, उन सबको आप कहाँ एक्सचेंज करा सकते हैं? याद रखिए, अगर ऐसा कोई नोट है कि जो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, या जल गया है, या बहुत ज़्यादा टूट गया है, या मुड़ गया है, इस तरह, और जो नोट पहचान में नहीं आ रहे हैं, इन सबको आप एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ आरबीआई के ऑफिस में। इसके लिए आपको आरबीआई के ऑफिस में ऑफिसर इंचार्ज के पास जाना होगा जो क्लेम सेक्शन का है। दिस इज़ द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। इनको आप पब्लिक सेक्टर बैंक या करेंसी चेस्ट वगैरह वहाँ पर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा देखते हैं नॉन पेबल नोट्स। नॉन पेबल नोट्स कौन से हैं? मतलब ये वो नोट्स हैं जिनके बदले आरबीआई आपको एक्सचेंज नहीं करेगा ये नोट्स। ये कौन से नोट्स होते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक के जो रूल्स हैं ऑफ 2009 में, उनके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई नोट है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5, 10 और 20 रुपये का, और उसके पीसेस हो गए हैं। मान लीजिए एक नोट है, इसके पीस हो गए हैं ऐसे छोटे छोटे, और जो सबसे बड़ा पीस है उसका अगर एरिया 50% से कम है, या 50% या उससे कम है, तो वो नोट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का, 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट है, और उसका सबसे बड़ा वाला हिस्सा, ये अगर मान लीजिए कोई 500 रुपये का नोट है और इसका सबसे, ये इसके कई हिस्से बन गए हैं, मुड़ गए हैं या फट गए हैं, इसका सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है अगर ये 40% से कम है तो भी ये नोट एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा, बैंक
नोट्स के जो नोट आप वापस देते हैं उसके बदले एक्सचेंज करें या ना करें, ये इस पे भी डिपेंड करता है। अगर बैंक को लगे कि नोट जानबूझकर गंदा किया गया है या उसको डीफेस किया गया है या उसको ज़बरदस्ती इंटेंशनली फाड़ा गया है, तो हो सकता है बैंक उसके बदले आपको वापस ना दे। उसके अलावा अगर किसी नोट के ऊपर आपने कुछ लिख दिया है, मान लीजिए कोई नोट है और उस पर आपने कुछ लिखा हुआ है कुछ, तो भी हो सकता है बैंक उसके बदले वापस ना करें। ये बैंक के पे डिपेंड करता है, आरबीआई पे डिपेंड करता है। उसके अलावा इन केस बैंक्स रिसीव सच नॉन पेबल नोट दे सेंड देम टू द आरबीआई, द नोट्स आर देन डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे नोट्स जिनके बदले पेमेंट नहीं हो सकती, एक्सचेंज नहीं हो सकते, नॉन पेबल नोट्स, तो उनको आरबीआई डिस्ट्रॉय कर देती है अल्टीमेटली। So that's it about the currency. That's all you need to know for your IBPS PO. One more thing, I am covering these topics only for IBPS PO and SBI PO and clerical exams. These videos are not meant for UPSC और IAS aspirants. मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वीडियोस को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए। कई आईएएस के स्टूडेंट्स जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे बोला है कि वीडियोस को और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा डेटा दिया जाए, लेकिन मैं आईएएस के लिए ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अगर आप आईएएस या यूपीएससी या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा आपको डेप्थ चाहिए इसके अंदर, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उनकी बुक्स फॉलो करनी होंगी, इकोनॉमिक्स की प्रॉपर नोट्स फॉलो करने होंगे। ये वीडियोस सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स को दिमाग में रख के बनाए जा रहे हैं जितने भी वीडियोज़ हैं। वी आर अ कोचिंग सेंटर, हम आईएएस की तैयारी नहीं कराते हैं। वी आर ओनली ऑन इन गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड बैंक पीओ। सो आई होप इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब to our channel. This encourages us and tells us that you are liking the videos. Thank you very much.